नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे एलडीसी बैच 2023 की। साथियों, हमने कल से एलडीसी 2023 का बैच शुरू कर दिया है, जिसमें आपको पूरी क्लासें फ्री मिलेगी और कल हमारी पहली क्लास आ चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है। हम दैनिक विज्ञान पर बात कर रहे थे। कल हमने भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन की बात की थी। आज हम दूसरे क्लास के अंतर्गत ऑक्सीकरण एवं अपचित अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिलते रहे और आप अपनी एलडीसी की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो, अपनी क्लास, और देखते हैं कि क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, ये कितनी प्रकार की हैं, और उत्प्रेरक क्या हैं, ये कितने प्रकार के हैं। देखिए, हाँ, पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, दोनों में क्या अंतर, क्या मुख्य मेन तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या किसे कहते हैं, यानी कौन ऑक्सीकरण होगा, कौन अपचयन होगा। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, ऑक्सीकरण क्या कहेगा, उपचयन भी कहा जाता है, और एक तरफ अपचयन। तो हमने एक तरफ दिया है ऑक्सीकरण, एक तरफ अपचयन। ठीक है, देखिए, वे तत्व या पदार्थ में ऑक्सीकरण का जुड़ना, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। जबकि अपचयन के अंतर्गत देखें तो तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हटना, जब तत्व से ऑक्सीजन हटेगी वहाँ पे अपचयन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना, पदार्थ में से हाइड्रोजन का हटना, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा लेकिन हाइड्रोजन हटेगा। अपचयन की बात करें तो पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन में जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन प्लस होगा उसमें, उस अपचयन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, धन विद्युती तत्व का हटना, यानी जो धन विद्युत तत्व है वह हटेगा तो अब ऑक्सीकरण होगा, और धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। आगे, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, यानी इसमें प्लस तो माइनस होगा, प्लस क्या होगा, माइनस, और प्लस होगा, और साथियों जो माइनस होगा वो होगा प्लस, एन जो ऋण आवेश होगा वह तो होगा प्लस, यहाँ पे एन जुड़ेगा, और जो धनायन होगा वह निकलेगा। ठीक है, जबकि अपचयन में इसका उल्टा है। जितनी भी साथियों ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन आप याद कर लो कि ऑक्सीकरण में ये जुड़ता है, ये हटता है, उसका विपरीत उल्टा क्या है, अपचयन होगा। ठीक है, इसमें हम देखें कि धन विद्युत, यानी धन विद्युत क्या होगा, जुड़ता है, और ऋण विद्युत तत्व का हटना, जो माइनस होगा वो होगा ऋण विद्युत तत्व यहाँ से हटेगा, वो इसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो पदार्थ होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, जबकि पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वह हमारा अपचयन कहलाता है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गया मुख्य अंतर। यानी हम देखें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होगी जिसमें जुड़ेगा क्या क्या, वो याद रखना, एक तो O2 जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, धन विद्युत यानी जिसमें प्लस आवेश होगा वो जुड़ेगा, जैसे कि Na प्लस, ठीक है, ये धन आवेश का योग हुआ। ऋण विद्युत का जुटने, सॉरी एक मिनट, हाँ साथियों गलत हो गया, माफी चाहता हूँ थोड़ी, कि हाँ, धन विद्युत का हटना, यानी जो धनावेश होगा वो हटेगा, वो जुड़ेगा नहीं, वो हटेगा साथियों। ठीक है ना, जबकि इन विद्युत तत्व का जुड़ना, एक Cl माइनस है, ठीक है ना, ये ऋण विद्युत तत्व है, ये अपना जुड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा।
ये होगा हमारा ऑक्सीकरण, इसे हम उपचयन भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में आपको सवाल मिलते हैं। देखिए, पहले हमें जितने पॉइंट पढ़े सब पे अभिक्रिया देखेंगे। पहले हमने पढ़ा ऑक्सीकरण का जुड़ना, तो हम देखते हैं किस प्रकार ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो देखिए साथियों, तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है हटना साथियों, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पर 2 Mg प्लस O2, यानी O2 ऑक्सीजन है और किसके साथ जुड़ती है? 2 Mg के साथ। क्या बना? 2MgO, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया S प्लस O2 क्या बना? SO2। क्या बना? SO2 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ Mg व S का उपचयन क्रमशः MgO व SO2 में हुआ है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगा। साथियों, एग्जाम में आपको कोई भी अभिक्रिया दे देगा, और जैसे कि ये अभिक्रिया 10वीं क्लास में आ रखी है, 10th क्लास की अभिक्रियाएँ, और एग्जाम में भी पूछी गई हैं पिछले एग्जामों में। क्या होगा? ये एग्जाम में दे देगा और आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से ये अभी किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ठीक है। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर O2 जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ये भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। ऑक्सीजन का हटना, तो इसका विपरीत होगा 2MgO। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे Mg प्लस O2, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गई है, यानी ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ अभिक्रिया यहाँ पर दी गई हैं साथियों, ठीक है ना। और जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन ऑक्सीकरण दोनों साथ हो गए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तो आगे चलते हैं। ये अभिक्रिया दी गई थी, ठीक है ना। इसमें इसमें जहाँ CuO का Cu में अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ पर जो CuO दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे Cu यानी ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ था, यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। जब ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं साथियों, ठीक है। आगे, अर्थात यहाँ पर आ गया, अर्थात यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं तो इसे उपचयन अपचयन अथवा रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, ऐसी अभिक्रियाएं रिडक्स अभिक्रिया कहलाती हैं साथियों, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के आधार पर, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो अपचयन होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वह ऑक्सीकरण। तो देखिए साथियों, पदार्थ में हाइड्रोजन के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का हटना हमें पता है, जब हाइड्रोजन हटेगा उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया देख लेते हैं यहाँ पर कि 2H2S प्लस O2, ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं। तो देखिए 2H2O प्लस 2S, यहाँ H2S का उपचयन S में हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है साथियों, ठीक है। हाँ, हमने 2 से 3 अभिक्रिया दी गई रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे चलते हैं फटाफट जल्दी से। हाइड्रोजन का जुड़ना, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। देखिए H2 प्लस Cl2 क्या बना? H2HCl, HCl बना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है? इसका योग, यानी ये जुड़ रहा है। जब जुड़ेगा तो बनेगा 2HCl, ठीक है। आगे, अब विद्युत धर्मी
तत्व के आधार पर, विद्युत धनी तत्व के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए, धन विद्युत तत्व का निष्कासन, जब धन विद्युत तत्व बाहर निकलेगा उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2Ki + Cl2 क्या बना, 2KCl + I2। यहाँ पर देखो K पर कौन सा आवेश है, धनावेश, I पर ऋणावेश, Cl पर ऋणावेश है। देखिए यहाँ पर क्या बना, Ki पोटेशियम आयोडाइड का नाम है। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में उपचयन हो रहा है साथियों। ठीक है, यानी यहाँ पर आयोडीन का धनावेश था, लेकिन यहाँ पर इसका धनावेश नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ से दूर हो गया धनावेश, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। आगे चलते हैं। हमें पता है कि धन विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन। ठीक है, Cl2 + Mg, Mg हमेशा धनावेश होता है। तो देखिए ये जब इसके साथ जुड़ेगा क्या बना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना, यानी धनावेश यहाँ पर जुड़ा, धन विद्युत तत्व यानी Mg+2 धनावेश धनात्मक तत्व है, वो इसके साथ योग होगा, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन होगा। ठीक है, आगे। हाँ, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। हमने अभी विद्युत धनी के आधार पर पढ़ा, अब पढ़ना है विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। पदार्थ में ऋण विद्युतीय ऋणावेश का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, Cl और Mg दिए गए, Mg पर कौन सा धनावेश और Cl पर होता है ऋणावेश, क्या बना, MgCl2। यहाँ Mg का ऑक्सीकरण तथा Cl2 का अपचयन हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ग्रहण करेगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। देखिए पहले सोडियम Na होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Na+ बनाता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अतः NO Fe+2 Cl- ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जब त्यागेगा तब इस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। Fe2+ है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Fe3+ यहाँ पर आएगा साथियों। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे साथियों। देखिए आगे हम, हाँ, अब ये हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात की। अब हम देखेंगे कि कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं, कौन से अपचयन के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए ऑक्सीकारक, हाँ, कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए साथियों, हमने ऑक्सीकरण नहीं पढ़ रहे, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकारक की, न कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या होगा, अपचयन, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। कौन कौन से हैं, तो KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या होते हैं, अपचयन, यानी ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ठीक है, और अपचायक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, अपचयन अपचायक। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पीछे कह दिया हुआ है। ठीक है, ये अपचयन अपचायक है, बीच में चा आया हुआ है। ठीक है, हाँ, कौन, LiAlH2 NaBH4 CaH2। ठीक है, हाँ, ये सारे अपचायक कहलाएंगे। देखो नोट दिया हुआ यहाँ पर कि H2O2 प्रबल ऑक्सीकरण अपचायक की भांति व्यवहार करता है। यानी साथियों H2O2 ये ऑक्सीकारक भी है और अपचायक, दोनों, कौन सा, वो भी प्रबल है, कौन सा है, प्रबल, न कि दुर्बल। यानी H2O2 प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें
अपचायक क्या होता है वो भी बताया गया है, और ऑक्सीकारक क्या है। ठीक है, यानी यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उससे हम क्या कहेंगे, अपचायक, क्या कहेंगे, अपचायक। और ऑक्सीकारक यहाँ हो रहा है, देख लो, CuSO4 का अपचयन हो रहा है, और जो जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, तो साथियों ये हमारी थी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, धनावेश, ऋणावेश, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के आधार पर, सबके आधार पर हमने यहाँ पर बात की है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बाकी रह गया ये। हाँ साथियों, डबल बार आ गया, हमने विद्युत ध्वनि के आधार पर ये हमने बात कर ली है। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। ठीक है, हाँ क्या होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से पहले हम उत्प्रेरण की परिभाषा याद करनी होगी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, उत्प्रेरण। अब आए उत्प्रेरक। किसी पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। गति का मतलब उसके वेग में परिवर्तन होगा साथियों, किस में होगा, वेग में। ठीक है ना, उसका वेग क्या होगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, यानी उत्प्रेरक वेग में परिवर्तन का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। साथ ही मोस्ट बात ये कि उत्प्रेरक जो भी अभिक्रिया होगी उसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन उसके वेग, उसकी गति को जरूर प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो भागों में वर्गीकृत किया जाए, एक तो है समांगी, एक है विषमांगी। तो पहले समांगी। जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में स्थित होते हैं तो इस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। यानी जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान अवस्था में होनी चाहिए, या तो ठोस हो या द्रव हो या फिर गैस या भी कोई भी तत्व हो, यानी उनकी भौतिक अवस्था समान होगी तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, साथ ही इसकी व्याख्या भी की गई है। इस उदाहरण में दोनों अभिकारक गैस अवस्था में एवं उत्प्रेरक NO2 गैस अवस्था में है, जिस कारण यह एक समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। साथियों हमने अभिकारक और उत्प्रेरण समान अवस्था में होने चाहिए, तब तो कहेंगे समांगी। यदि समान नहीं है तो वो कहलाएगा विषमांगी, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं। देखिए आगे, हाँ विषमांगी। जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो इस उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होगी, यानी उत्प्रेरक अलग अवस्था में होगा और अभिकारक अलग अवस्था में। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि अभिकारक ये उत्प्रेरक है, ये उत्पाद बना अपना। यहाँ दोनों अभिकारक कौन कौन से, N2 और H2, ये दोनों गैस अवस्था में दिए हुए हैं साथियों, और उत्प्रेरक Fe ठोस अवस्था में। ये जो उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में, ठोस। इन दोनों की अवस्थाएं समान नहीं है, इसलिए यह विषमांगी उत्प्रेरक होगा। ठीक है, अतः भिन्न है, जिस कारण यह विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। ठीक है, अब एक क्रिया विधि के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पढ़ा समांगी और विषमांगी। अब है क्रिया विधि का, एक तो स्वतः उत्प्रेरण, एक आता है प्रेरित उत्प्रेरण। स्वतः अपने आप होने वाला, देखिए कैसे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। इस परिघटना को स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3COO C2H5 की क्रिया H2O जल से करवाने पर CH3COOH प्लस C2H5OH बनेगा। इस अभिक्रिया में मेथनॉइक स्वतः स्व उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी खुद अपने आप स्व
अब किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इसमें प्रेरित उत्प्रेरण, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो इस परिघटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किस लिए दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए किसका कार्य करेगी? उत्प्रेरण का। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो दिया हुआ यहाँ पर कि Na2ASO3 का वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता, परंतु Na2SO3 का वायु में ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों के मिश्रण को वायु में प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम आर्सेनेट के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अब है उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष। यानी उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? तो देखिए, उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यानी अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाना, यानी ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाएगी, वह पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो दिया हुआ यहाँ पर कि मैथिल अल्कोहल के विलयन में मैथिल अल्कोहल के बनने में ज़ैरियनो उत्प्रेरक होता है, लेकिन Cr2O3 उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर यह अभिक्रिया भी बताई गई है। ठीक है, अब उत्प्रेरक विष यानी आपको पता है जहर होता है, जहर का ये पर्यायवाची है। यह तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह विष जहर का कार्य करता है, वास्तव में इसका कार्य ही ऐसा है। ये पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यानी उत्प्रेरक वर्धक क्रियाशीलता को बढ़ाएगा लेकिन उत्प्रेरक विष क्रियाशीलता को कम करेगा। उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि SO3 के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक है, लेकिन इसमें H2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो साथियों इसके साथ ही आज का हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने ऑक्सीकरण, अपचयन और साथ ही साथ उत्प्रेरक की बात की है। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल या फिर आज शाम को हम अपनी तीसरी क्लास आपको दे देंगे, तो इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और जल्द ही LDC की वैकेंसी आने वाली है और लगभग 10 से 15,000 पदों के आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 2018 के बाद वैकेंसी LDC की नहीं आई है तो इस बार ज़्यादा पद आने की उम्मीद है। तो आप अभी से अपनी अच्छी तैयारी करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।